चलिए आज हम कुछ पढ़ते हैं 10th क्लास के कुछ बेसिक नोट्स के बारे में जानेंगे कि क्या कैसे पढ़ना है। आइए कुछ जान लेते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th चलिए आइए कुछ जान लेते हैं कि क्या है। क्लास 10th में पूछा हुआ है, बार बार पूछता रहता है और ये साइंस चैप्टर 1 बायोलॉजी से पढ़ना होता है क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है। तो आइए कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मालूम है कि आपको विज्ञान का अगर 10th में 3 पार्ट में बांट के पढ़ना होता है। जो पहले तो आपको पढ़ना होगा भौतिक, उसके बाद दूसरा में आ जाएगा रसायन, उसके बाद फिर आएगा आपको पढ़ने में जीव विज्ञान। ये 3 पार्ट में बांट करके पढ़ना होता है। अभी हम जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ये पाठ्य पुस्तक NCERT पर आधारित है कक्षा 10 के लिए और विज्ञान अध्याय 6 यानी कि बायोलॉजी को पढ़ना है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस वे सभी प्रक्रम यानी प्रोसेस जो संयुक्त रूप से सजीव यानी जीव के अनुरक्षण के कार्य करते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। माने कि जो जीव है वो सब अपने उपयोग में किसी न किसी चीज़ को लाते हैं, वो सब जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे में जैव प्रक्रम के क्या क्या चीज़ उपयोग में हो सकता है? पोषण यानी कि खाने पीने के सामान, श्वसन यानी सांस लेते हैं जो ऑक्सीजन होता है, संवहन इसके बारे में पढ़ना, और सर्जन इसके बारे में आपको पढ़ना अत्यंत जरूरी है। अब उसके बाद आगे में देखते हैं कि क्या है। आप समझते हैं कि पोषण क्या है। पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। आइए पोषण के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो पोषण या न्यूट्रिशन यानी कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशेषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए पोषण का उपयोग यानी पोषण कहलाता है। मतलब समझिए कि शरीर में जो भी भोजन करते हैं उसका पाचन करना, ग्रहण करना, और जो अवशेषण और शरीर के द्वारा जो होता है वो सब क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब उसके बाद आते हैं पोषण के आधार पर जीवों के कितने भागों में बांटा गया। पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया, 2 समूह होता है। जैसे में एक होता है स्वपोषण, एक होता है विषमय पोषण। स्वपोषण क्या होता है? जो स्वयं से भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद विषमय पोषण जिसमें किसी पर निर्भर रहता है प्राणी। स्वपोषण में क्या होता है कि पोषण वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के केवल वातावरण में उपस्थित सरल जीव पदार्थों में जैसे CO2, पानी, सूर्य प्रकाश अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे में हरे पेड़ पौधे, ये जो हरे पेड़ पौधे जो भी होते हैं ये सब क्या होता है? स्वपोषण होता है। इसके बारे में उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक है विषम पोषण वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना कर सकता, लेकिन बल्कि
अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर करता है, वह क्या कहलाता है? विश्व पोषण। इसके अंतर्गत आता है सभी जीव जंतु, जो भी जैसे मानव, मत्स्य पालन, जो भी चीज़ है, जो ये सब इसके अंतर्गत आता है। आगे आते हैं स्वपोषी के बारे में जानना। स्वपोषी क्या होते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधे में कुछ जीवाणु के प्रक्रम का संश्लेषण कर सकते हैं। क्या होता है? संतरौड़े। उसके बाद देखिए, तो यह स्वपोषी कहलाता है। स्वपोषी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण से होता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण आप समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से पदार्थों के उत्सर्जित संक्षिप्त रूप में परिवर्तित कर देता है, और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है। इसका कुछ रासायनिक फॉर्मूला, जैसे में 6CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 12 H2O, क्लोरोफिल एरो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और जिससे ये प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला बनता है, जो होता है C6H12O6 प्लस CO2 या 6O2 प्लस में 6H2O। इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की फॉर्मूला बन जाता है। अब उसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण के पूरा करना है तो सबसे पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, वो चीज़ देखना है। उसके बाद आते हैं आगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले आता है सूर्य की प्रकाश। क्या आता है? सबसे पहले सूर्य की प्रकाश। सूर्य की प्रकाश, उसके बाद होता है सूर्य की प्रकाश से आपको क्या मिलेगा? क्लोरोफिल, जिससे पेड़ पौधे के पत्तियां हरा होते हैं, और उसका कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अपने लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन के रूप में लेता है, यानी कि अपने लोग का ऑक्सीजन जैसे होता है उस प्रकार से उस लोग का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो वो CO2 जो है उसका जो लेता है और O2 छोड़ता है, तो O2 अपने लोग लेते हैं और वो CO2 क्या अपने लोग O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो इस पर ये डिपेंड है और उस पर हम लोग डिपेंड है। जल स्थलीय पेड़ पौधे द्वारा जड़ों मिट्टी से जल लेते हैं, अवशोषित करते हैं, यानी कि पानी जल कहाँ से लेते हैं? तो जड़ पेड़ पौधे के जड़ से लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं क्या क्या हो सकती है, ये भी देखें। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा और अवशोषित करना। उसके बाद हो गया प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, और तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है। और उसके बाद रंध्र क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। स्टोमेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पत्ती की वह सतह जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती जो होता है उसकी सतह पर छोटे से छेद जैसा लगेगा, होल होते हैं, उन्हें हम रंध्र कहते हैं, यानी स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र प्रमुख कार्य करते हैं। रंध्र के क्या क्या काम है? बहुत सारे काम है। इस कामों को देख लेते हैं कि क्या क्या काम है। आगे आइए, अब इसके बारे में देखिए कि रंध्र के बारे में। जैसे में रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए यह गैसों के यानी कि O2 और CO2 का अधिकांश आदान प्रदान करना इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। अब ये जो रंध्र दिखाई दे रहे हैं, इस रंध्र के द्वारा क्या होता है? पेड़ पौधा अपना हवा लेते हैं, यानी कि CO2 लेते हैं, और O2 क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इसको लेना है और इसको छोड़ना है। ये किसके द्वारा होता है? यही रंध्र यानी छिद्र के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया यानी कि जल वाष्प के रूप में रंध्र के द्वारा निकल जाता है। और इससे ये भी प्रकार होता है कि जल जो होता है ना, भाप यानी कि वाष्प के द्वारा निकल जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यह रंध्र का चित्र है। इसकी सतह पर सूक्ष्म छिद्र है जो पोषण जैसे गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते हैं और बंद होते हैं। जब इसको ज़्यादा पानी अगर हो गया पेट के अंदर में, तो पत्तियों के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है, जिससे रंध्र के द्वारा ये समय पर खुलती है और फिर ये बंद हो जाती है। बराबर ये खुलती हुई नहीं रहती है। आगे फिर देखते हैं।
विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है इसके बारे में समझिए। विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण को 3 प्रकार में रखा जाता है। एक होता है प्राणी पोषण, एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण। आप समझते हैं कि मृत प्राणी पोषण क्या था, इसमें सभी जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर में होता है। यानी कि जितने भी जीव जो होते हैं भोजन खाते हैं तो उसका पचना कहाँ होता है, शरीर के अंदर। जैसे अमीबा, अमीबा जो है वो अपना कोई भी चीज़ को खाता है तो उसको अंदर में ग्रहण करता है। जैसे मानव, मानव का पाचन किसमें होता है, शरीर के अंदर में। उसके बाद होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत के शरीर पर सड़े और गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे में देखिए उदाहरण फफूंदी या कवक। मान के चलिए कोई चीज़ सड़ जाता है तो हम उसको सेक देते उसके ऊपर में उजला उजला जैसे आ जाता है तो वो भी क्या होता है, फफूंद ये लग जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण। उसके बाद होता है परजीवी। परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण के अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनके बिना मारे और अपना भोजन प्राप्त करते। जैसे अमरबेल, जू और फीताक्रीम है संतरण। जैसे में जू और अमरबेल। अमरबेल होता है जैसे एक पेड़ पर आराम से लत्ती के जैसे लतर जाएगा, लतरने के बाद वह पेड़ को नुकसान ही नहीं पहुंचाता लेकिन उसका धीरे धीरे न्यूट्रिशन यानी पोषण उसका ले लेता है। अब अमीबा में पोषण कैसे होता है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण से होता है, उत्पाद के सहायता से करते हैं। आप समझते हैं कि अमीबा में भोजन, इसका यह जो केंद्र है इसका जो बाहरी भाग यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाला कण होगा तो अमीबा सबसे पहले क्या करेगा, भोजन के पादों के सहायता से घेर लेता है। ये चारों ओर से इसको क्या कर रहा है, घेरना शुरू कर रहा है। और उसके बाद फिर रितिका, खाद्य रितिका और खाद्य का जो है उसको चारों ओर से घेरते घेरते उस कण को अंदर में ढक लेगा और यह खाद्य रितिका यानी जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों के में किया जाता है और बचा हुआ अपचयन अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और जो भी बच जाता है उसको धीरे धीरे ये चारों ओर से घेर लेता है। इसी प्रकार से अमीबा में पोषण हो जाते हैं और ये सभी पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया तो जो वेस्टेज बच जाता है। इसी प्रकार से पैरामीशियन एक पोषण इसमें कैसे होता है, पैरामीशियन में, तो पैरामीशियन में देखिए पैरामीशियन और पच्छाव, तो कोई कोशिका यानी कोशिका, कोशिका के पूरी तरह सतह से ढके होते हैं और भोजन के एक विशिष्ट स्थान के अंदर ग्रहण किया जाता है। पैरामीशियन क्या करता है, कोशिका को चारों ओर से ढक लेता है और भोजन के विशिष्ट स्थान पर अंतर ग्रहण करता है। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, अब आदमी अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है इसके बारे में। आदमी अपना भोजन ग्रहण करता है अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण और स्वांगीकरण अबाह्य क्षेपण। आप समझते सबसे पहले वो मुंह में दांत से चबाता है, जीवा से निगलता है और लार ग्रंथि में उसको पचाने में सहायता देता है जिससे निगलने में भोजन गीला हो जाती है। इस प्रकार से अपने लोग भोजन को ग्रहण करता है और भोज्य ग्रास नली द्वारा अंदर घुट जाते हैं। जैसे में मुंह के द्वारा का तो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, दांत से क्या होता है चबाने का काम होता है, जीभ से क्या होता है लार के साथ पूरी तरह मिल जाना। उसके बाद लार ग्रंथि से, लार ग्रंथि से निकलने वाले जो रस होता है उसे लार रस बोलते हैं या लार बोलते हैं। और स्टार्च के लिए एमिलेस एंजाइम यानी कि मार्टोल्सक्रा होता है और मुंह में आमाशय तक पहुंचाने में ग्रास नली की क्रमाकुचन गति के द्वारा होता है और यह क्रमाकुचन गति के द्वारा ले जाया जाता है और ग्रास नली की मांसपेशियां जो संकुचन करके शिथिलन बनाती है। अब देखते हैं चित्र के माध्यम से कैसे कैसे भोजन होता है। देखिए इसमें दिखाया गया, सबसे पहले हम भोजन को किस में रखते हैं, मुंह में, मुख गुहा जिसको मुंह बोलते हैं, मुख गुहा में। उसके बाद कहाँ जाता है, जीभ में। उसके बाद कहाँ आता है भोजन, ग्रास नली में। ग्रास नली से किसके पास जाएगा, यकृत होते हुए गुजर के कहाँ जाएगा, अमाशय में। अमाशय के बाद पित्तरस, यहाँ से जो अशुद्ध भोजन जो हम लोग करते हैं ठंडा गर्म परिपक्व चाहे कोई भी चीज़ अम्लीय या क्षारीय करते हैं तो उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है, पित्तरस में होता है। उसके बाद ये क्षुद्रांश यानी कि छोटी आंत, बृहद्रांश यानी बड़ी आंत। छोटी आंत क्या करता है, भोजन को पचाता है और बृहद्रांश जो पानी को अवशोषण करता है और जब यह सब हो जाता है वेस्टेज जो गुर्दा द्वारा बाहर किया जाता है।
आगे आती है। उसके बाद देखिए अमाशय। अमाशय क्या है, यानी पेट। अमाशय में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है, इसमें पेनिस और हाइड्रोक्लोरिक और स्लेमा पाया जाता है। अमाशय पेट किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, 3 चीज़ों से, जैसे हो गया पेनिस, उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और स्लेमा। अब इसमें देखिए पेनिस में क्या होता है, पेप्सिन है, सॉरी पेप्सिन। पेप्सिन में क्या होता है, पाचक एंजाइम यानी प्रोटीन का पचना। पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन किसमें पाया जाता है, दूध, घी, मांस, उसके बाद हो गया पनीर, इस सब में प्रोटीन पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीयता माध्यम से तैयार करता है, जो पेप्सिन की क्रिया के सहायक होता है। और उसके बाद श्लेष्मा। श्लेष्मा जो होता है अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। समझिए कि पेट के अंदर में जो पाया जाता है उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको कौन रक्षा प्रदान करता है, श्लेष्मा प्रदान करता है। शुद्रांत। शुद्रांत का मतलब होता है आंत की रस। इसमें देखिए आंत के रस में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, यानी कि इसमें प्रदित जो जाता है शरीर में, जो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। यह यकृत तथा अग्नाशय के स्राव प्राप्त करती है, और यकृत यानी पित्तरस, यानी पित्त लवण में बदल जाता है, वसा यानी पित्त लवण से वसा में, और उसका यह बड़ी ग्वालिकाओं और इंसिलीकरण से छोटी गलिकाओं में जाती है, और अग्नाशय के रस में बदल जाता है। आगे देखिए अग्नाशय रस को कौन कौन चीज में विभक्त होता है, जैसे में एमिलेस एंजाइम होता है, ट्रिप्सन एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। एमिलेस का क्या काम है, प्रोटीन यानी ट्रिप्सन एंजाइम पचाएगा, और वसा को लाइपेज, और स्टार्च को एमिलेस। अब होता है दार्थ रोग, अवशेषण के सही तरीके यानी क्षेत्रफल को बढ़ा देना, और आता है बृहद्राव, जल को अवशेषण करना, यानी पानी हम पीते खाते समय तो कुछ बढ़िया सोख लेता है, और वह बीजे यानी गुर्दा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आता है श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन यानी मनुष्य सांस कैसे लेते हैं। श्वसन पोषण के एक पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा होती है, और उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन की कोशिका को श्वसन कहते हैं। अब इसमें देखिए बहुत से तरीका होते हैं कैसे कैसे श्वसन से, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज की विखंडन कैसे होता है। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला आपसे पूछा जाता है, क्या होता है, C6H12O6, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। और उसके बाद ये कोशिका द्रव्य में होता है ग्लूकोज। उसके बाद यह पायरुवेट प्लस ऊर्जा, यानी कि इसको 3 भाग में विभक्त किया जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति इसमें होती है, ऑक्सीजन की अभाव होता है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी इसके अंदर में किया जाता है। मान के चलिए कि अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति होगा तो क्या चीज़ होगा, इथेनॉल यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊर्जा, जैसे ईस्ट, और ये सब किस में होता है, किण्वन में और ईस्ट में होता है। और जिसमें ऑक्सीजन का अभाव होगा, जैसे में लैक्टिक अम्ल यानी ऊर्जा, हमारे शरीर के पेशी कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ऊर्जा रहेगा, तो इसमें किस में रहेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं, पावर हाउस को, कोशिका के पावर हाउस। उसके बाद आइए चित्र के अनुसार आप समझते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया कैसे होता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय होता है, एक अवायवीय होता है। श्वसन जैसे में हो गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ग्लूकोज के पूर्ण उपचयन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ऊर्जा और मुक्त होती है, और यह कोशिका के द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद पाया जाता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी के रूप में भी होता है, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, और यह अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि 36 ATP, यानी, और यह किसमें सबसे ज़्यादा होता है, मानव में। अवायवीय
अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थित में होता है, यानी कि ऑक्सीजन ना भी रहे। उसका ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। इसमें क्या होता है, उपचयन इसमें भी है, इसमें भी उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है जो पानी के जैसे होता है और कम ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसमें क्या होता है 2 ATP लगता है, जो उदाहरण किसमें होता है, ईस्ट में। अब समझते हैं श्वसन के लिए कौन कौन से तंत्र होते हैं, सांस के लिए क्या क्या चीज से गुजरना होता है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, नसा द्वार। नसा द्वार का मतलब होता है नाक। क्या होता है, नाक। नाक यानी नासिक, नासिक भी बोलते हैं इसको। उसके बाद होता है नासिक का एक ग्रास नली होता है। उसके बाद सांस कहाँ जाता है, कंठ में। उसके बाद सांस नली में, सांस नली के बाद सांस में। उसके बाद श्वसनिका में। उसके बाद है फुफ्फुस यानी फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद कहाँ जाता है, फेफड़े के जाने के बाद जाता है कुपिका कोश में। कुपिका कोश के बाद जाता है रुधिर वाहिका में। अब यहाँ समझते हैं कि कैसे कैसे अपने लोग सांस लेते हैं, कहाँ कहाँ से इसको गुजरना होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले नास द्वार यानी कि नाक। कोई भी मनुष्य जब सांस लेता है तो नाक से कहाँ जाएगा, मुख गुहा के आसपास में। जो भोजन भी हम ग्रहण करते हैं दोनों का टच कहाँ होता है, यहाँ। उसका यहाँ से जाएगा ग्रास नली होते हुए, किस होकर के, ग्रास नली। ग्रास नली जो भोजन निगलने के द्वार भी होता है वहाँ पे। उसके बाद आता है कहाँ जाता है, कंठ के पास। कंठ के पास जाता है। कंठ के पास जाने के बाद जब ये सांस नली में पहुँच जाता है और यहीं से तय होता है कि ये सांस में रहेगा कि पेट में जाएगा। यहाँ पर दो ऐसे अलग अलग टाइप करके डब्बा जैसे बना हुआ है और इसके ऊपर में एक कवर होता है। जब हम भोजन करते हैं तो कोई भी चीज़ कहाँ जाता है, पेट में। अगर ये खुला हुआ रह जाता है कभी कभी तो अपने लोग को अचानक से सरक जाते हैं, इसी के कारण होता है। उसके बाद आगे आई, उसके बाद उपस्थिति विलय होता है। उसके बाद फुफ्फुस में जाता है, फुफ्फुस में श्वसन नली। अब श्वास नली में कुपिका कैसन होता है, इस प्रकार के होता है। यही जो है आपको शरीर तक फैलाने का काम करता है, जो रुधिर तक भी पहुंचा देता है। ये इसी को हम बोलते हैं कुपिका। चलिए आप देखते हैं। तो श्वासन और श्वास वाहिका और कुपिका कोश से डायफ्राम यानी मध्यम पट में जाता है। इस प्रकार से श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। मानव में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होता है वो भी हम देख चुके हैं, और देखना है तो इधर देखिए। मानव में श्वसन अंतः श्वसन होता है। आदमी में श्वसन कैसे होता है, और किसी भी जानवर में श्वसन भी जो होता है ना वो भी अंतः श्वसन होता है, बाह्य श्वसन नहीं होता है। अंतः श्वसन का मतलब कि शरीर के अंदर ही सांस लिया जाता है, जैसे कि हम बाहर से सांस लिए और शरीर के अंदर में ही रह गए। तो समझिए, अंतः श्वसन के दौरान वृक्ष गुहा फैलती है और पसलियों से संगलन पेशियों तक सिकुड़ती है। वृक्ष के ऊपर में और बाहर की ओर गति करता है और गुहा में वायु के दबाव कम हो जाता है और वायु फेफड़े तक भीतरी में है। और उच्छ्वासन, ये अंतः श्वसन होगा, ये उच्छ्वासन हो गया। अब ये वृक्षीय गुहा के मूल रूप आकार के वापसी आकार आ जाती है और पसलियों के पेशियों के शिथिल हो जाती है और वृक्ष अपने स्थान से वापस आ जाता है और गुहा में वायु के दाब पर बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर जाती है। ये हो गया आपको मानव में श्वसन की प्रक्रिया। मानव हमेशा अंतः श्वसन करते हैं, ये सांस द्वारा वायुमंडल में गैसों का अंदर में ले जाना, उसको बोलते हैं अंतः श्वसन। और श्वसन यानी फेफड़ों में वायु को गैसों के बाहर निकाल देना। जब हम सांस ले लेते हैं और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बच जाता है तो उसको हम जब निकालते हैं तो कौन से, उच्छ्वासन से। उसके बाद होता है स्थलीय जीव। स्थलीय जीव यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन के उपयोग करते हैं। जो भी जमीन पे जो जन्म लिए हैं वो सब स्थलीय जीव कहते हैं। जो जमीन पे रेंगते हैं या चलते हैं या दौड़ते हैं वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं वो विलय है यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग वो भी करते हैं, तो उसको जो जल के अंदर में होते हैं। जैसे कुपिका रक्त व उत्तकों के बीच गैसों के आदान प्रदान करता है। कुपिका का क्या काम है, रक्त और गैसों के बीच में क्या करना, आदान प्रदान करना। यानी कि कभी सांस लेना कभी सांस छोड़ना, यानी कि CO2 छोड़ना और O2 लेना। यानी कि
ऑक्सीजन लेना काम है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना काम है। आप कुपिका के बारे में समझते हैं, यह वायु यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन, कुपिका रक्त वाहिनी यानी कि आरबीसी, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है। आरबीसी का पूर्ण फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका, और इसका जीवन अवधि होता है कितना दिन का, 120 दिन का। ये जिंदा रहते हैं फूल कितना दिन तक, 120 दिन तक। अब आते हैं CO2, CO2 ये साथ मिलकर ये क्या बनाता है, HbO2 बनाता है। उसके बाद आता है CO2 का उत्पादन ऊतकों में होता है, जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीकरण के ऊतक में यानी कि धमनी द्वारा यानी O2 के ऊतकों में पहुंचाती है। उसके बाद CO2 ऊतकों में CO2 रक्त वाहिका से में जाती है। उसके बाद यह CO2 रक्त वाहिका से विसरण में जाती है। उसका CO2 में मोचन यानी कि नाक के द्वारा, और यह CO2 कुपिका को कोष के विसरण करता है, और यह रक्त वाहिना के द्वारा कुपिका में विसरण के द्वार से बाहर भी जाता है। अब आता है संवहन। संवहन क्या है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन संवहन के बारे में आप जानते हैं। देखिए संवहन यानी मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यकता पदार्थों निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र को यह तंत्र संवहन कहलाता है। यानी आपूर्ति का मतलब होता है कि कमी हो जाना। जब अचानक आपके शरीर में भूख लग जाता है, सांस की कमी होता है, तो इसमें प्रक्रिया किस चीज का होता है, संवहन की। आप समझते हैं कि मनुष्य में क्या है। तो संवहन तंत्र के मुख्य अवयव के इस प्रकार पढ़ेंगे, जैसे में हृदय, रक्त नालिका यानी धमनी या सीरा, यानी धमनी उसको बोलते जो खून के नस के अंदर में होता है, सीरा यानी जो नस दिखाई देता है इस प्रकार से। अब वहन और माध्यम से या रक्त के लासिका। अब रक्त समझते हैं, रक्त क्या होता है। सबसे पहले बात, रक्त को जानना बहुत जरूरी है। देखिए आगे, रक्त यानी ब्लड। ब्लड दो प्रकार के होता है, एक होता है WBC और एक होता है RBC। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। एक होता है लाल रक्त कोशिका, समझे, कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। और उसके बाद समझते हैं कि रक्त में क्या होता है, ठोस अवयव होता है यानी कि रुधिर कणिका पाए जाते हैं। दूसरा में इसमें देखिए लाल रक्त होता है और श्वेत रक्त होता है, रक्त होता है। लाल रक्त में क्या होता है कि कणिकाएं जो होता है ऑक्सीजन और CO2 का संवहन हीमोग्लोबिन यानी कि Hb के रक्त को लाल रंग बना देता है। अब जब CO2 और ऑक्सीजन जब मिले रहते हैं रक्त में, तो उस कारण क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन खून को क्या करने लगता है, लाल करने लगता है। लेकिन श्वेत रक्त कणिका में समझते हैं शरीर को रोग मुक्त करने के में सहायक करता है। जब आपके शरीर में कोई भी अचानक ऐसी घटना होने लगती है तो इसमें श्वेत रक्त जो है ना बहुत भूमिका निभाती है। जब आपको शरीर अनकंट्रोल होने लगता है या तबीयत ज़्यादा खराब होता है तो श्वेत रक्त होता है। उसके बाद रक्त में किन किन चीज़ें होता है, प्लेटलेट्स होता है, रक्त का थक्का बनाने में काम सहायक करता है। जब आपका शरीर समझिए कि कट जाए, क्या कर जाए, कट जाए, यहाँ पर बॉडी कट गया हल्का, तो इसमें से ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलने के बाद क्या होगा, उस पर हवा लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, तो फटाफट प्लेटलेट्स निकलेगा। प्लेटलेट्स निकलने के बाद उसको क्या करेगा, खून को जमाना शुरू करता है। और जब जमने लगेगा खून तो वहाँ पे थोड़ा सा उसमें मजबूती आ जाएगा और खून बाहर नहीं निकलेगा। तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण क्या होता है, खून में थक्का आना बंद हो जाता है। इसीलिए शरीर में प्लेटलेट्स होना बहुत जरूरी है और यह प्लेटलेट्स लाखों में पाया जाता है। अब आते हैं रक्तवाहिका। रक्तवाहिका क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए रक्तवाहिका यानी धमनी, रक्तवाहिका यानी धमनी और सीरा। धमनी किसको कहते हैं और सीरा किसको कहते हैं ये भी समझिए। ऑक्सीकृत के रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है यानी कि अपवाद फुफ्फुस धमनी। आप समझते हैं कि ये शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है, धमनी करता है। और धमनी में भित्ति क्या होता है, मोटी व अधिक और लचीली होती है, यानी कि एक जैसे एकदम कोमल, जैसे उसको मोड़िए वैसे मुड़ जाएगा, जैसे कान के हड्डी के तरह कैसे फ्लेक्सिबल होता है उसी प्रकार से लचीली होती है। और यह इसमें क्या होता है, विलय नहीं होते हैं।
या ऑब्जेक्टिव में पूछा होता है कि धमनी कैसी होती है, तो लचीली व मोटी होती है, और इसमें सतह नहीं होते हैं या सतह ही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। उसके बाद आते हैं शिरा, किसको कहते हैं? शिराएं विभिन्न अंगों के ऑक्सीकृत रुधिर के एकत्र करके वापस हृदय तक ले जाती है, और अब बाद में फुफ्फुस शिरा। शिरा क्या होता है समझिए कि हर नसों को कहाँ लेके जाए? हृदय तक, यानी कि फेफड़ा तक लेके जाए, फुफ्फुस तक लेके जाए, उसे हम क्या कहेंगे? शिरा कहेंगे। अब शिरा की भित्ति कम मोटी होती है और वह कम लचीली होती है, इसमें विलय होते हैं, ये सतही होते हैं। उसके बाद आते हैं, इसके माध्यम से कुछ समझते हैं, कुछ डायग्राम दिया हुआ है इसके माध्यम से कि कैसे कैसे ये काम करता है। आइए उसके बाद फिर पिक्चर पर हम भी चलेंगे। फुफ्फुस यानी कोशिका अति क्या बोलते हैं, फेफड़ा में होता है। फुफ्फुस धमनी यानी कि वीक ऑक्सीजनिक कृत यानी कि रुधिर, समझते हैं कि एक नंबर शुरू किधर से होता है? सबसे पहले यहाँ से ऑक्सीजन आता है यानी फुफ्फुस शिराएं में, और ऑक्सीकृत रुधिर आ रहा है। उसके बाद कहाँ जाता है? बायां नीलन, बायां आलिंद में। बायां आलिंद से कहाँ जाएगा? 2 नंबर बायां आलिंद। बायां आलिंद से कहाँ जाएगा? सीधा आएगा प्रमुख धमनी में, जिसको बोलते हैं महाधमनी, या तो फिर बोलेंगे। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? वी ऑक्सीजनित कृत रुधिर में जाएगा। वहाँ से फिर जाते जाते शरीर के अंग में जाएगा। शरीर के अंग में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा? फिर प्रमुख शिरा यानी महाशिरा में आएगा। फिर ये विऑक्सीजनीकृत रुधिर में जाएगा। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? धीरे धीरे दायां आलिंद में। दायां आलिंद से फिर कहाँ जाएगा? बायां आलिंद नीलय में। अब बायां नीलय से फिर कहाँ ये निकल जाएगा? उस शिरा धमनी यानी कि ऑक्सीजन जनित कृत के रुधिर के द्वारा फिर ये निष्कासित हो जाता है। चित्र के में दिया गया है कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए ये रेखा चित्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से आप रेखा चित्र बना करके आप बता सकते। मानव हृदय में एक पंप यानी की तरह होता है जो सारे शरीर के रुधिरों को परिशोधन करता है। जैसे आपका कोनो भी चीज, जैसे कलेजा धक होता है, उसी को बोलते हैं पंप करना। ये तो आलिंद की अपेक्षा में नीलय की पेशी मोटी होती है, यानी आलिंद की जो परत होती है क्या होती है? पतली होती है, और नीलय की क्या होता है? मोटी होती है, क्योंकि नीलय पूरी कोशिकाओं के अधिक रक्तचाप यानी रुधिर के भेजना होता है। क्या करना होता है? भेजना होता है, यानी पूरे शरीर में नीलय को। आप समझते हैं इसके माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से। पिक्चर में क्या है देखिए, ये ओरिजिनल हार्ट है, महाधमनी, इसके बारे में। अब यहाँ से क्या होता है? सबसे पहले हम किसी चीज़ को जब लेते हैं ऊपरी शिरा से भाग में, दायां आलिंद से आता है, और उसके बाद ये कहाँ जाता है? ऐसे करके, और इधर से भी जो चीज़ वेस्टेज जो ऐसे करके आ करके फिर ऐसे जा करके मिल करके फिर वापस निकल जाता है। ये अभी आप पढ़े हैं पिक्चर में। ये मानव हृदय का अनुप्रस्थ काट है, और हृदय में उपस्थिति बल्य और रुधिर प्रवाह के उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। अब लासिका के बारे में जानते हैं। लासिका क्या होता है? लासिका देखिए, लासिका एक तरल का मतलब एक समझते हैं प्लाज्मा अवस्था, पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था यानी कि चिपचिपा जैसा, उस प्रकार के होता है। तो लासिका तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा, हाँ या तो दिया हुआ प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसमें कोई अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, और यह लासिका वहन में सहायता करता है। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पादपों में परिवहन, आदमी में तो समझ गए, मानव में समझ गए, अब पेड़ पौधे में कैसे परिवहन होता है? पेड़ पौधे का मतलब होता है वनस्पति। अब इसमें 2 प्रकार से होता है परिवहन, एक जाइलम में होता है, एक फ्लोएम में होता है। जाइलम क्या होता है इसके बारे में? जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज के लवणों का वहन करता है। फ्लोएम होता है जो इसमें मिट्टी से लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, वो होता है जाइलम। और जो फ्लोएम में पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादकों पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। जड़ व मृदा के मध्य में आयन संवर्धन के अंतर में चलते जल
से मृदा में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ का निर्माण होता है जो कि जल के लगातार ऊपरी ओर धकेलता है और इसी के दाब में ऊंचे जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। वो होता है फ्लोएम का काम। अब जल यही पादपों के वायवीय भागों द्वारा पोषण के रूप में वातावरण और विलीन हो जाता है और यह प्रकरण वाष्पोत्सर्जन भी कहलाता है। आगे हम पढ़े तो वाष्पोत्सर्जन किस विधि से होता है, जो केंद्र के द्वारा हम जब पेड़ पौधे के पानी बाहर निकलते हैं उसके बारे में पढ़े। आप समझते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान निम्न रूप में सहायता मिलती है। क्या क्या मिलती है? जैसे हो गया जल का अवशेषण एवं जल के पट्टियों तक ले जाना तथा मिले खनिज लवणों को पूरी मुखी गति में सहायक होना और पौधे में ताप नियम में भी सहायक करता है। यहाँ तक अब रहने दीजिए, उसके बाद फिर आगे।